हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि ऑकुन्स लॉ क्या है। तो सबसे पहले ऑकुन्स लॉ जो है ये हमारा रिलेशन बताता है हमारे जीडीपी के बीच में और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। ये क्या बताता है? रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, ठीक है, जिसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो ये किस दो चीज के बीच में संबंध बताता है? बेरोजगारी के बीच में और हमारे जीडीपी के बीच में संबंध बताता है। अब ये जो ऑकुन्स लॉ है ये किनके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था हमारा आर्थर ऑकुन के द्वारा। आर्थर ऑकुन। अब ये आर्थर ऑकुन क्या थे? कौन थे? ये येले कंट्री है, यहां के इकोनॉमिस्ट थे। और इनके बारे में क्या है कि ये जो प्रेसिडेंट थे कैनेडी, तो कैनेडी प्रेसिडेंट के जो इकोनॉमिक एडवाइजर का काउंसिल था उसके ये मेंबर थे। तो हम लोग इनके बारे में और क्या लिख सकते हैं? इकोनॉमिक एडवाइजर इन द काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट कैनेडी। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल में थे प्रेसिडेंट कैनेडी के। तो ये रिलेशन बताता है हमारा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के बीच में। अब ये क्या करते हैं? ये एम्पिरिकल स्टडी करते हैं, ये अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बीच में कि वो जीडीपी के ग्रोथ से, मतलब अगर जीडीपी हमारा बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट में या अनएम्प्लॉयमेंट में क्या संबंध है, क्या निकल कर आता है। तो ये लॉ जब एम्पिरिकली स्टडी करता है तो ऑब्जर्व करता है कि निगेटिव कोरिलेशन है। निगेटिव कोरिलेशन किसके किसके बीच में है? जीडीपी ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो ये लॉ के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि दिस लॉ एम्पिरिकली shows that there is a negative correlation between unemployment and जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, अब ये क्या बताता है? ये लॉ क्या बताता है? ये नियम बताता है कि हमारा निगेटिव कोरिलेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी ग्रोथ के बीच में। अब कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन हमारा रिलेशन बताता है, जो कि आप लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़िएगा या इकोनोमेट्रिक्स में पढ़िएगा कि कोरिलेशन क्या होता है। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि किसी स्टूडेंट का एज और हाइट हम लोग देखना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? जैसे जैसे स्टूडेंट का एज बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका हाइट भी बढ़ रहा होता है। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे? जब दोनों बढ़ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। वहीं अगर हम लोग निगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल लें तो हम लोग प्राइस और डिमांड का ले सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे हमारा डिमांड घटता चला जाता है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन है? एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर निगेटिव कोरिलेशन है। तो यहाँ पर अगर निगेटिव कोरिलेशन है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी के बीच में और जीडीपी ग्रोथ के बीच में, तो इसका मतलब है कि अगर हमारा जीडीपी बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा क्या होगा? घटेगा। और वहीं जीडीपी अगर हमारा घटेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ेगा। तो इससे हम लोग निकाल कर ले सकते हैं कि अगर हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है तो बेरोजगारी उस अर्थव्यवस्था में, उस इकोनॉमी में हमारी घट जाएगी, कम होगी। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार है, वो बढ़ जाता है। कब? जब हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है। उसी का अगर वाइसे वर्सा उल्टा ले लें तो जब हमारा जीडीपी ग्रोथ कम हो जाता है तो हमारा एम्प्लॉयमेंट
हमारा जीडीपी जब कम हो जाता है तो एम्प्लॉयमेंट हमारा घटने लगता है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ने लगता है। तो ये ऑब्जर्व करते हैं रिलेशनशिप के बीच में कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर हो रहा है इकोनॉमी में, इसका मतलब है कि कंट्रीज के प्रोडक्शन में, उसका जो उत्पादन है, किसी देश का जो उत्पादन है उसमें गिरावट आ रही है, वहां पर लॉस हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है कंट्रीज के प्रोडक्शन में। तो अब आगे और क्या ऑब्जर्वेशन ये करते हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो जब ओकुन एम्पिरिकल स्टडी करते हैं, डाटा के थ्रू स्टडी करते हैं, तो वो क्या पाते हैं, वो पाते हैं कि अगर, और प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर 1% इंक्रीज होता है अनएम्प्लॉयमेंट में, मतलब बेरोजगारी में अगर 1%, 1% वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब है जीडीपी हमारा 2% गिर रहा है। इस डाटा को याद करेगा, ये एम्पिरिकल स्टडी के इनके निकल कर आता आया था कि ये बतलाते हैं कि इनके स्टडी से निकल कर आता है, प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर वहां पर 1% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि 2% वहां जीडीपी में गिरावट आ रही है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ओकुन्स लॉ क्या प्रेडिक्ट करता है, ये प्रेडिक्ट करता है कि इट प्रेडिक्ट्स 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में, is associated with %2 decrease in GDP। इसका मतलब है कि अगर 1% इंक्रीज हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी 1% बढ़ रही है, तो हमारा जीडीपी कितना से गिर रहा है, 2% से गिर रहा है। अब ओकुन के बारे में अगर हम लोग और जाने तो ओकुन क्या थे, किन्सियन इकोनॉमिस्ट थे। ओकुन कौन थे, आर्थर ओकुन वाज किन्सियन इकोनॉमिस्ट। अब किन्सियन इकोनॉमिस्ट होने का मतलब है कि जो कीन्स के द्वारा दिया गया था लॉ या कीन्स का जो विचार था वो इससे इत्तेफाक रखते। तो इसका मतलब है कि कीन्स क्या कहते थे, कीन्स कहते थे कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। तो ये क्या चीज को एडवोकेट करते थे, या क्या चीज को सपोर्ट करते थे, फिस्कल पॉलिसी को सपोर्ट करते थे। फिस्कल पॉलिसी का मतलब राजकोषीय नीति, इसको हम लोग आगे समझेंगे राजकोषीय नीति क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। अब देखिए, दो तरह का कोई भी गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को या इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके के पॉलिसीज को इस्तेमाल करती है। एक होता है फिस्कल पॉलिसी जिसको हम लोग राजकोषीय नीति कहते हैं, और दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति जो है वो आरबीआई या सेंट्रल बैंक, जो भी देश की है सेंट्रल बैंक, उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक जो है वो है आरबीआई, तो आरबीआई कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसीज को। वहीं अगर फिस्कल पॉलिसीज की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होता है, गवर्नमेंट, वो कंट्रोल करती है किस चीज को, इन्फ्लेशन को, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, या कोई भी पॉलिसी टैक्सेशन में चेंजेस लाने के लिए, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें चेंजेस लाने के लिए। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ओकुन क्या एडवोकेट करते थे, क्या चीज का सपोर्ट करते थे, ही एडवोकेटेड फिस्कल पॉलिसी, जिसको हम लोग राजकोषीय नीति कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन and employment in the economy। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, जब प्राइस राइज हो जाता है, जब कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उसको, और जब रुपए का मूल्य घट जाता है तब हम लोग कहते हैं कि वो इन्फ्लेशन को आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये एक टॉपिक है। तो सबसे पहले जो ये रिलेशनशिप था अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में और कंट्री के जीडीपी के बीच में, तो ये सबसे पहले कब दिया गया था, ये 1960s में दिया गया था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन
अनएम्प्लॉयमेंट and GDP was first given in 1960s। ठीक है, 1960 में 1960 में सबसे पहले हमारा रिलेशनशिप बताया गया था बेरोजगारी के बारे और हमारे सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। तो जनरली अगर हम लोग ऑकुन्स का जो फाइंडिंग है उसको अगर हम लोग कहें तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, मतलब बेरोजगारी जब भी कम होता है, तो कंट्री का, उस देश का प्रोडक्शन जो होता है, उत्पादन, वो बढ़ जाता है। क्यों हम लोग ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि जीडीपी होता क्या है? वो वैल्यू होता है ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब उस पूरे इकोनॉमी में जो भी उत्पादन हुआ है उसके हम लोग मूल्य को यहां पर जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट गिरता है, बेरोजगारी कम होती है, इसका मतलब है कि उस कंट्री का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं, एक पॉइंट लिख सकते हैं, व्हेन एवर अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स, production of the country increases। ठीक है, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट गिरता है इसका मतलब है कि वहां पर हमारा जो उत्पादन हो रहा है उस देश का, उस अर्थव्यवस्था में, वो हमारा बढ़ रहा है। तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं। अब ऑकुन्स लॉ के अगर लॉजिक की बात करें तो ये सीधा साधा लॉजिक ये बतलाता है कि जब भी इकोनॉमी में मान लीजिए उत्पादन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो उस उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है उसके लिए हम लोगों को और लोगों की आवश्यकता होती है और लेबर्स की जरूरत होती है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो ऑब्वियसली क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी में बढ़ता है। तो ये एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोगों का आउटपुट बढ़ता है और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो ऑकुन्स लॉ के अगर हम लोग अनुसार चलें तो ये राष्ट्रीय उत्पादन के दर के बारे में बताता है और बेरोजगारी के दर के बारे में बताता है। और ये क्या बताता है कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, निगेटिव कोरिलेशन है। और ऑकुन का क्या मत था? ये कहते हैं कि बेरोजगारी को घटाने के लिए कभी भी ऊंची वृद्धि दर प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जो कि 3% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि 3% से जब ज्यादा हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा तभी अनएम्प्लॉयमेंट हमारा घटना शुरू होगा। अगर 3% पर है हमारा ग्रोथ रेट तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, और 3% से अगर कम है तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये 3% ग्रोथ रेट मानते हैं कि मेंटेन करने के लिए चाहिए। और अगर हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट को घटाना है, बेरोजगारी को घटाना है, तो इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को 3% के ग्रोथ रेट से ज्यादा से उसको वृद्धि करनी होगी। तो अगर हम लोग बात करें यूएसए की डाटा की, तो यूएसए का डाटा बताता है कि अगर इकोनॉमी 3% से बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर मान लीजिए सपोज घट रहा है 0.4% से, तो उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? सपोज मान लीजिए यूएसए का डाटा है जहां पर कि इकोनॉमी ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमी ग्रोथ 3%, ठीक है, और हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो घट रहा है, ठीक है, डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट हमारा है 0.4% के दर से अगर घट रहा है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो घट रहा है, घटने का मतलब माइनस, तो माइनस 0.4 और जी हम लोग लिखते हैं, और माइनस यहां पर हमारा कितना परसेंट है? 3%। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अब डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू हमारा दिखा रहा है चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, चेंज
इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ध्यान दीजिएगा, ये इससे हम लोग सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। और जी हमारा क्या है? जी हमारा ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी है। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, ये हमारा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि कितना हमारा जीडीपी में चेंजेस होना चाहिए या हमारा कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट में चेंज होगा। ये सारा हम लोग ये कर सकते हैं। और 3 हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि ऑकुन मानते हैं 3% पे कोई भी चेंज नहीं होता है। तो सपोज अगर हम लोग एग्जांपल ले लें कि कहीं पर जो कोई इकोनॉमी है, ठीक है, कोई इकोनॉमी है, अगर उसका ग्रोथ है हमारा 4%, ठीक है, मान लीजिए जी हमारा 4% है, ठीक है, कोई भी इकोनॉमी जो ग्रो कर रहा है वो 4% से ग्रो कर रहा है, तो इससे हम लोग क्या होगा, हम लोग निकाल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में क्या चेंजेस आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू इज इक्वल टू -0.4, हमारा ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है, और केवल जी का 4% अब दिया हुआ है, तो यहाँ क्या है 4 - 3, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू -0.4 इंटू 1, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू -0.4। तो ये -0.4 जो होगा ये दिखाता है कि जब 4% से कोई इकोनॉमी अगर ग्रो कर रहा है तो उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो घटेगा वो कितना से घटेगा? 0.4% से घटेगा। ठीक है, क्लियर है कि अगर कोई इकोनॉमी 4% से बढ़ रहा है, उसमें ग्रोथ रेट हो रहा है, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो घटेगा वो 0.4% से घटेगा। अब एक दूसरा और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अब एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम लोगों को दिया हुआ है तो उससे हम लोग ग्रोथ रेट कैसे निकाल सकते हैं। सपोज मान लेते हैं कि हम लोगों का जो ग्रोथ रेट में जो चेंजेस आ रहा है, ठीक है, डेल्टा यू ये दिया हुआ है 1%, कि 1% से जो होता है वो डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज से यहाँ याद रखिएगा डिक्रीज है तो इसका मतलब है कि हम लोग इसे माइनस में कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू -0.4 जी -3। अब डेल्टा यू की जगह क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू -0.4 जी -3। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं -1 इज इक्वल टू -0.4 जी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0.4 तो 1.2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर इसे इस तरफ ले आए और इसको इस तरफ लेके चले जाए तो माइनस से ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 0.4 जी इज इक्वल टू 1.2 प्लस 1, तो 0.4 जी इज इक्वल टू 2.2 और g इज इक्वल टू 2.2 डिवाइडेड बाय 0.4, ये डेसिमल खत्म हो जाएगा और जब 4 से हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 5.5। तो इसका मतलब है कि अगर 1% से हम लोगों को किसी इकोनॉमी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है तो वहां का ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए हमारा 5.5% के बराबर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं अगर हमारे पास चेंज दिया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का या ग्रोथ में जो चेंजेस है वो हम लोगों को दिया हुआ है अगर तो ये था ऑकुन्स लॉ के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।